जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत का आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आधारित है प्रकृति में मूल बलों के बारे में। प्रकृति में अगर देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रकार के बल हम लोग को नज़र आती है। एक होती है स्थूल बल और दूसरी होती है सूक्ष्म बल, है ना। एक होती है स्थूल प्रभाव से संबंधित बल, जिसको हम लोग स्थूल बल बोलते हैं, और दूसरा होता है सूक्ष्म प्रभाव से संबंधित बल, जिसको हम लोग सूक्ष्म बल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं आखिर स्थूल बल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो स्थूल बल के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल, है ना, रस्सियों में उत्पन्न बल, घर्षण बल, किसी पिंड पर लगने वाला बल। तो ऐसे जितने भी स्थूल वस्तुओं से संबंधित जितने भी बल हैं वो आपके स्थूल बल के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें सूक्ष्म बल में, तो सूक्ष्म बल के अंतर्गत आपकी जैसी नाभिकीय बल होती है, अंतर परमाणविक बल होती है, अंतराण्विक बल होती है, तो विद्युत बल होती है, चुंबकीय बल होती है, तो वो सभी आपके सूक्ष्म बल के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से अगर वर्गीकरण करें तो दो ही प्रकार के बल मिलते हैं, एक होता है स्थूल बल और दूसरा होता है सूक्ष्म बल। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मुख्य तौर पर प्रकृति में कितने प्रकार के बल होती हैं, तो वो 4 प्रकार के बल यहाँ पर मिलती है। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। 20वीं सदी की एक महान अंतर्दृष्टि यह रही है दोस्तों कि प्रकृति में पाए जाने वाली जो विभिन्न प्रकार के बल हैं, वास्तव में ये कोई अलग बल नहीं होती। इन सभी बलों का जो कारण होती है, मूल कारण, वो एक ही होती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात लूँ तो स्प्रिंग में उत्पन्न बल, रस्सी में उत्पन्न बल, घर्षण बल, आपके विद्युत बल, चुंबकीय बल, तो ऐसी ये जो जितनी भी सारी बल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो इन सभी बलों का जो मूल कारण क्या है, वो है उस पदार्थ के आवेशित अवयवों के मध्य लगने वाले बल। हो सकता है वो आकर्षण हो या हो सकता है वो प्रतिकर्षण हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक स्प्रिंग को लेता हूँ, इस स्प्रिंग, ये मान लो अभी अपनी साम्यावस्था में है, इस स्प्रिंग को अगर मैं यहाँ पे इस ओर बल लगाता हूँ, अर्थात इस स्प्रिंग में अगर मैं प्रसार करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा, है ना। अगर इस स्प्रिंग पर मैं इस तरह से कोई बल लगाता हूँ तो वो स्प्रिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको बोलते हैं संपीड़न, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग प्रसार और इसको बोलते हैं संपीड़न। तो अगर यहाँ पर स्प्रिंग में लगने वाले बलों की बात करें, तो जब स्प्रिंग में प्रसार किया जाता है तो प्रसार करने पर क्या होता है, स्प्रिंग के जो अवयवी कण हैं वो आवेशित हो जाते हैं। तो उन आवेशित अवयवी कणों के कारण क्या होती है, यहाँ पर ये जो कण है एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। यहाँ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं आवेशित कणों के मध्य, और वो एक दूसरे को कैसे करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो जब हम लोग स्प्रिंग को फैलाते हैं, अर्थात उसमें प्रसार करते हैं, तो आवेशित अवयवी कणों के मध्य एक बल लगती है जिसको बोलते हैं आकर्षण बल। तो इस कारण से वो क्या करती है, इस स्प्रिंग को वापस साम्यावस्था में लाने का प्रयास करती है। अगर इसी स्प्रिंग को हम लोग इस तरफ बल लगाएं या उसको हम लोग दबाएं, है ना, संपीड़ित करें, तो संपीड़ित करने पर क्या होती है, जो आवेशित अवयवी कण हैं उनके मध्य एक बल लगती है जो क्या होती है, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य कैसे लगेगी बल, प्रतिकर्षण के बल लगेगी। तो इसमें जो बल लगती है प्रतिकर्षित प्रकृति की होती है, किसमें, संपीड़न में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जितने भी प्रकार के बल के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे स्प्रिंग बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, घर्षण बल है, कंघी में उत्पन्न बल है ना, बादलों में जब तड़ित उत्पन्न होता है तो बादलों के मध्य जो घर्षण होता है वो घर्षण बल। तो उन सभी बलों के मध्य जो कार्य करता है वो है आवेशित अवयवी कणों के मध्य लगने वाला बल, है ना। इन सभी बलों का जो मूल कारण है वो ये है, ठीक है, जिसको विद्युत चुंबकीय बल भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 20वीं सदी की एक महान अंतर्दृष्टि यही रही है कि हमने विभिन्न संदर्भों में जो लगने वाले बल हैं उसको हम लोगों ने न्यूनीकरण कर दिया। मतलब हमने देखा कि स्प्रिंग में लगने वाला बल अलग हो सकता है, रस्सी में लगने वाला बल अलग हो सकता है, घर्षण में लगने वाला बल अलग हो सकता है, विद्युत में अलग बल होता है, चुंबक में अलग बल। तो ये सभी बल दिखने में अलग होते हैं, लेकिन अगर इसके मूल में जाएं तो वहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि इन सभी बलों का जो मूल कारण है वो क्या है, एक ही है। इस तरह से हमने क्या किया, बलों को एकीकृत करना चालू कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं आखिर प्रकृति में मूल कितने प्रकार के बल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। आप लोग जानते हो दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण बल होती है वो किसी पिंड के द्रव्यमान से संबंधित होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 पिंड हैं, जैसे कि ये m1 पिंड है और ये दूसरा m2 पिंड है। 2 पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है। ये दोनों पिंड के बीच की दूरी अगर मान लेता हूँ r है,
तो यहाँ पे होता क्या है, ये पिंड इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी और ये पिंड इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, है ना। तो पिंड जिसमें द्रव्यमान होता है वो एक आकर्षण बल अनुभव करता है किसी दूसरे पिंड के प्रति, है ना। और उस बल का जो मान होता है वो क्या होता है, F बराबर G दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल और उसके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होती है। तो इस तरह से क्या होता क्या है, जिस भी पिंड में द्रव्यमान होता है, ऐसे पिंड जितना भी होता है सभी में क्या होती है, द्रव्यमान होती है। और अगर वो उसमें द्रव्यमान है तो वो एक बल का अनुभव करता है, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल सदैव प्रकृति में आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता। जैसे कि अगर मैं इस पिंड को छोड़ दूँ, इस पिंड को छोड़ूंगा तो हमेशा कहाँ जाएगा, वो नीचे ही जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि इस पिंड को एक इससे भी भारी पिंड है, जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी इसको क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो इसके केंद्र की ओर ये आकर्षित हो रही है। तो इस तरह से देखते हैं कि अगर दो पिंड हैं M1 और M2 द्रव्यमान के, तो दोनों पिंड एक दूसरे पर क्या करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, है ना। और उस आकर्षण बल को बोलते हैं ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, G M1 M2 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब बहुत बड़े परिसर में ये काम करता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें कि ये जैसे सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या करती है, परिक्रमा करती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करती है। और अगर बात करूं कि अगर मैं इस वस्तु को छोड़ देता हूं, इस वस्तु को छोड़ देता हूं तो वो नीचे गिरती है। पेड़ों से अगर फल टूट जाए तो फल हमेशा कहाँ, ज़मीन की ओर ही गिरती है, वहाँ पे लटकी नहीं रहती या तो ऊपर नहीं जाती, वो हमेशा पृथ्वी की ओर ही गिरती है। तो ये सभी एक एग्जाम्पल है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया कि बहुत सारे बल थे, जैसे कि पार्थिव स्तर पर लगने वाले जितने भी बल थे, खगोलीय स्तर पर जितने भी बल थे, वो सभी बलों को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत सीमित कर दिया। तो गुरुत्वाकर्षण बल बेसिकली पिंडों के द्रव्यमानों से संबंधित होती है। दो पिंड एक दूसरे से अगर r दूरी पर हो तो वो एक दूसरे को बल F बल से आकर्षित करते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल दोस्तों आवेशित अवयवी कणों से संबंधित होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग में उत्पन्न बल, घर्षण के कारण उत्पन्न बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, कंघी में उत्पन्न बल, है ना। तो वो सभी बल क्या हैं, विद्युत चुंबकीय बल से संबंधित होती है। ये आवेशित जो कण होती हैं उनके मध्य लगने वाला बल है ना। अब यहाँ पर आवेशित कण दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आवेशित कण विरामावस्था में हो, या तो वो आवेशित कण कैसी हो, विरामावस्था में हो। अगर वो विरामावस्था में हो तो ये हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसको हम लोग ई सदिश से दर्शाते हैं या ई से दर्शाते हैं। अच्छा, अगर यही आवेशित कण गति अवस्था में हो, गतिमान हो, है ना, ये अगर कैसी हो, गतिमान हो, तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ कैसे, चुंबकीय क्षेत्र भी ये क्या करती है, उत्पन्न करती है। ये चुंबकीय क्षेत्र फिर क्या करती है, किसी आवेशित कणों पर बल उत्पन्न करती है, जिसको हम लोग 12th में जाकर पढ़ेंगे कि आखिर आवेशित कण अगर विरामावस्था में है तो वो उसका प्रभाव कैसे होता है, और वो गति अवस्था में हो तो उसका प्रभाव कैसे होता है। अच्छा, व्यापक रूप से अगर बात करें दोस्तों तो वैद्युत बल और चुंबकीय बल अलग अलग नहीं है। वैद्युत बल के कारण चुंबकीय बल उत्पन्न होते हैं और चुंबकीय बल के कारण वैद्युत बल उत्पन्न होते हैं। ये ऑस्टेड ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध भी किया है कि हम लोग जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल को एक कर दूं और उसको मैं विद्युत चुंबकीय बल बोलूं तो वो गलत नहीं है। तो इन बलों को क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल की अगर हम लोग तुलना करें गुरुत्वाकर्षण बल से, तो विद्युत चुंबकीय बल में जो लगने वाला बल है कूलाम के नियम से, जैसे कि मान लो दो आवेश हैं, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। जैसे कि यहाँ पे द्रव्यमान था M1 द्रव्यमान, M2 द्रव्यमान, और दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करें, मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी कितना है, R है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये आवेश इस पर बल आरोपित करेगा। हो सकता है वो आकर्षण प्रकृति का हो सकता है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का हो। अगर मान लो दोनों धनावेश हैं, ये भी धनावेश हैं और ये भी धनावेश हैं, तो ये धनावेश इसको क्या करेगी, इधर प्रतिकर्षित करेगी, और ये धनावेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, अगर समान सजातीय आवेश हो, जैसे अगर यही ऋणावेश हो,
ऋण आवेश हो तब भी एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। अच्छा, अगर मान लो एक धन आवेश हो और दूसरा ऋण आवेश हो तब क्या करेगी, ये एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर सजातीय आवेश है तो वो क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, और विजातीय आवेश है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। अच्छा, कूलाम के नियम के हिसाब से यहाँ पर जो लगने वाला बल है, दो आवेश जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, उन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो होता है आपका k, दोनों आवेशों का गुणनफल और उसकी बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होती है। गुरुत्वाकर्षण नियम में देखते हैं कि F बराबर कितना होता है, G(m1 m2), दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल और उसकी बीच की दूरी का वर्ग। यहाँ पे क्या होता है, F बराबर दोनों आवेशों के गुणनफल और उसकी बीच की दूरी के वर्ग, है ना। तो कूलाम ने क्या है, न्यूटन के नियम की सहायता से या उसको फॉलो करते हुए दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया था, और उस बल को बोलते हैं कूलाम के बल, ठीक है, या तो वैद्युत बल कहा जाता है। ठीक, तो होता क्या है, अगर आवेश विरामावस्था में हो तो वहाँ विद्युत क्षेत्र लगेगा, और अगर वो गतिमान अवस्था में है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी लगेगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र फिर किसी दूसरे जो गतिमान आवेश है उस पर बल उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल इन दोनों में प्रभावशाली कौन है, तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मैं मान लेता हूँ दो पिंड ले लेता हूँ, एक पिंड है प्रोटॉन और दूसरा पिंड है प्रोटॉन, है ना, या आप इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। मैं दो प्रोटॉनों के बीच यहाँ पर अगर बात करूँ, है ना, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ पे भी कितना होगा, 1 दशमलव प्लस में गुणा 10 क्या हो जाएगा, ये -19 कूलम। अगर इसके द्रव्यमान की बात करूँ तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, और यहाँ पर ये होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अगर मान लो ये भी प्रोटॉन है और ये भी क्या है, प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल, दोनों बलों की अगर तुलना करता हूँ, जैसे यहाँ पर G का कुछ मान होता है, G का मान आप लोग यहाँ पे रख दीजिए, M1 का मान ये है, M2 का मान ये है, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। अच्छा, उसी तरह मान लो एक आवेश है Q1, इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, अगर ये प्रोटॉन है तो ये कितना हो जाएगा, इतना कूलाम होता है। अच्छा, दूसरा जो आवेश है वो भी क्या है, प्रोटॉन है, तो यहाँ पर भी कितना करेंगे हम लोग, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अगर इन सभी के मान को यहाँ पर रखें और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर रखें तो यहाँ पर, अच्छा, K का कुछ मान होता है वो आप लोग 12 में पढ़ेंगे, तो F का मान यहाँ से निकलेगा, मान लो ये गुरुत्वाकर्षण का है, और यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल से निकलेगा। तो अगर मैं दोनों की तुलना करूँ तो जो विद्युत चुंबकीय जो बल होती है, विद्युत चुंबकीय जो बल होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना ज़्यादा होती है। गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना ज़्यादा कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय बल। मतलब विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, और कितनी, 10⁻36 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसलिए हो क्या रहा है दोस्तों, अगर मैं देखो यहाँ पर स्याही की एक बूंद है, स्याही की इस एक बूंद को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो वो जो स्याही है इस पर लटक जाती है या इस पर चिपक जाती है, वो नीचे नहीं गिरती। नीचे क्यों नहीं गिरती, नीचे किस कारण से गिरती, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड और इस स्याही के मध्य भी एक बल लग रही है, वो कौन सी बल है, विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या होती है, जैसे हम लोग लिखते हैं तो स्याही इस बोर्ड पर चिपक जाती है ना, वो नीचे नहीं गिरती। ठीक है, क्यों नहीं गिरती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान विद्युत चुंबकीय बलों से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसको क्षीण बल बोलते हैं। हालांकि ये दोनों बल हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें चाहे विद्युत चुंबकीय बल की बात करें, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, लंबी दूरियों तक लगने वाला बल है। तो इस तरह से हमने देखा कि आखिर विद्युत चुंबकीय बल किसे बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि अधिकांशतः जो द्रव्य होते हैं, है ना, अधिकांश जो पदार्थ होते हैं सभी वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। वैद्युत रूप से अगर उदासीन है तो वहाँ पर वैद्युत बल का मान कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए क्या होती है, हमको जैसे इसको छोड़ दूँ तो ये हमेशा नीचे ही जाएगी, तो ये समझ आती है कि ये जो द्रव्यमान m1 है और m2 द्रव्यमान पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है। लेकिन अगर इस पदार्थ की बात करूँ तो ये पदार्थ अभी कैसा है, उदासीन है। ये पदार्थ अगर उदासीन है तो यहाँ पर क्या विद्युत चुंबकीय बल लगेंगे, नहीं लगेंगे।
पदार्थ अगर उदासीन हो तो वहाँ पर कोई भी बल, विद्युत चुंबकीय बल नहीं लगती। पदार्थ में विद्युत चुंबकीय बल कब लगेंगे? जब वो आवेशित हो, या तो धनावेशित हो या तो ऋणावेशित हो। अच्छा, दो धनावेश को अगर पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, दो ऋणावेश को भी पास लाएंगे तो भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, लेकिन एक धनावेश और एक ऋणावेश को अगर पास लाएं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसको सब आप लोग जानते हो। तो अधिकांशतः जो द्रव्य होती है या पदार्थ होती है वो कैसी होती है? विद्युत रूप से उदासीन होती है। इसीलिए वहाँ पर हम लोग विद्युत जो चुंबकीय बल होती हैं वो देखने को नहीं मिलती है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सामान्य बल की बात करूँ, जैसे कि ये एक पिंड है, इस पिंड को अगर मैं छोड़ूं तो हमेशा वो कैसे जाएगी? नीचे की ओर जाएगी। इस पिंड पर नीचे की ओर जाना, इसका मतलब है कोई पिंड दूसरी पिंड जो इससे भारी है वो इसको अपनी ओर खींच रही है। अच्छा, यहाँ पर कौन सी बल लग रही? गुरुत्वाकर्षण बल लग रही है। मान लेते हैं 1 न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रही। अब इसको मैंने हाथ के द्वारा रोक दिया यहाँ पे। ये अगर हाथ नहीं रहता तो कैसे रहता है? नीचे चले जाती। लेकिन अगर यहाँ पर हाथ है तो ये पिंड यहाँ पर रुकी रहेगी। अब किया क्या है, मैंने अपने हाथों द्वारा इस पिंड पर बल लगाया है। अब वो बल कितना है? वो बल उतना ही है जितना ये बल, जिस बल से ये पिंड नीचे जा रही है। अगर मान लो ये 1 न्यूटन बल से नीचे जा रही है, मैंने यहाँ पर 1 न्यूटन बल लगाया तो हुआ क्या? ये पिंड यहाँ पर रुक गई। अच्छा, इस बल को बोलते हैं हम लोग सामान्य बल। यहाँ पर मैं बोला कि डस्टर और मेरे हाथ के बीच यहाँ पर सामान्य बल लग रही है, तो ये सामान्य बल आखिर होती है? तो ये सामान्य बल होती है संपर्क जो पृष्ठ है या संपर्क सतह में अवयवीय कणों के मध्य लगने वाला बल ही है, उसको बोलते हैं हम लोग सामान्य बल। यही बल क्या होती है? विद्युत चुंबकीय बल होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि आखिर विद्युत चुंबकीय बल किसे कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।